नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम जिन विचारों की गहराई में उतर रहे हैं वो फोकस ऑन व्हाट मैटर्स, कोर टीम्स एंड गाइडेंस नाम के एक सारांश लिए गए हैं। ये किताब के कह लें मुख्य सिद्धांतों का निचोड़ है। तो आज का अपना मकसद है इस सामग्री से वो सबसे जरूरी बातें निकालना, वो तीखी समझ जो शायद किसी ऐसे इंसान के काम आ सके जो आज की इस तेज रफ्तार, थोड़ी शोर भरी दुनिया में स्पष्टता ढूंढ रहा है, थोड़ा फोकस। सवाल तो यही है, इस भागदौड़ में असली फोकस कैसे मिले। ये किताब कुछ दिलचस्प जवाब देती है। एक विचार जो इसमें बार बार आता है वो ये कि अपनी ताकत, अपनी ऊर्जा सिर्फ उन चीजों पर लगाओ जिन्हें आप सच में बदल सकते हैं, मतलब जिन्हें आप कंट्रोल कर सकते हैं। सुनने में तो ये सदियों पुरानी सलाह लगती है ना? लेकिन चलिए आज के दौर में इसके मायने समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला बड़ा सबक यही है, भाई ध्यान दो अपने विचारों पर, अपने एक्शन पर, और किसी हालात पर आप कैसे रिएक्ट करते हैं उस पर। बाहरी चीजों पर, दुनिया में क्या हो रहा है, दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, इन सब पर चिंता करके अपनी ऊर्जा बर्बाद करने से बचना है। क्योंकि सच तो यही है, इन पर आपका कंट्रोल है ही नहीं। पर यह कहना जितना आसान है, करना, खासकर आजकल। बिल्कुल। और ये आज के समय में शायद पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गया है। जरा सोचिए ना, ये जो 24 घंटे न्यूज़ चलती है, सोशल मीडिया की जो बाढ़ आई हुई है, ये सब लगातार हमारी ऊर्जा खींचते हैं। और खींचते किस तरफ है? उन चीजों की तरफ जिन पर हमारा जरा सा भी वश नहीं है। तो इस सलाह का असली मतलब सिर्फ ये नहीं कि चिंता कम करो, बल्कि ये है कि अपनी मानसिक शक्ति को बचाओ, उसे वहां लगाओ जहां आप वाकई कुछ फर्क ला सकते हो। अपनी सोच, अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने काम। जैसे हम मौसम तो नहीं बदल सकते ना, नहीं, बिल्कुल नहीं। पर छाता ले जा सकते हैं या रेनकोट पहन सकते हैं। ठीक वैसे ही बाहरी घटनाओं पर वश नहीं, पर हम चुन सकते हैं कि हम उन पर कैसे रिएक्ट करेंगे। ये एक तरह की कह ले मानसिक आजादी है। हाँ, ये मानसिक आजादी वाली बात ये सोचने लायक है। और ये हमें सीधे दूसरे अहम मुद्दे पर ले आती है, जो है वर्तमान में जीना। किताब यही कहती है कि हमारा ज्यादातर तनाव वो या तो गुजरे हुए कल के पछतावे से आता है, अरे काश मैंने ऐसा किया होता या वैसा नहीं किया होता। हाँ, या फिर आने वाले कल की चिंता से। बिल्कुल, पता नहीं क्या होगा अगर ऐसा हो गया तो। लेखक इस बात पे लगातार जोर देते हैं कि जिंदगी तो भाई अभी है, इसी पल में। और ये सिर्फ एक अच्छा लगने वाला ख्याल नहीं है। अगर हम इसे थोड़ा और खोलें तो इसका मतलब है माइंडफुलनेस, सचेतनता का अभ्यास करना। इसका मतलब ये नहीं कि भविष्य की योजना ही मत बनाओ, नहीं। हाँ। लेकिन उस योजना बनाने के चक्कर में आज को जीना मत भूल जाओ। हम अक्सर सोचते हैं ना, जब ये हो जाएगा तब मैं खुश होंगी, या जब मुझे वो मिल जाएगा तब जिंदगी बेहतर होगी। ये किताब कहती है कि नहीं, अर्थ और संतोष तो इसी पल में ढूंढना है। इसी पल में। हाँ, चाहे वो सुबह की चाय का स्वाद हो या किसी अपने के साथ बस यूं ही बिताया वक्त। जब हम वर्तमान में पूरी तरह मौजूद होते हैं तभी हम जीवन को सही मायने में जी पाते हैं, वरना तो जिंदगी हमारे पास से गुजर जाती है और हमें पता भी नहीं चलता। लेकिन एक सवाल आता है मन में, आजकल की दुनिया तो हमें लगातार पुश करती है, आगे बढ़ो और ज्यादा पाओ। ऐसे में ये वर्तमान में जियो और अगला जो मुद्दा है किताब का, सादगी और पर्याप्त का मूल्य, ये बातें थोड़ी आदर्शवादी नहीं लगती क्या? ये महत्वाकांक्षा के खिलाफ जा रही हैं? यह एक बहुत अच्छा सवाल है। बिल्कुल। देखिए, मेरे ख्याल से ये किताब महत्वाकांक्षा के खिलाफ नहीं है। यह उस अंधी दौड़ के खिलाफ है जिसमें ज्यादा का कोई अंत ही नहीं होता। ज्यादा पैसा, ज्यादा शोहरत, ज्यादा सामान, ये एक कभी ना खत्म होने वाली रेस है। किताब का तर्क ये है कि असली खुशी या संतोष और ज्यादा में नहीं है, वो ये समझने में है कि आपके लिए पर्याप्त क्या है, और ये हर किसी के लिए अलग हो सकता है। बिल्कुल। अच्छा। जब कोई ये तय कर लेता है तो वो बाहरी दबावों से, समाज क्या कहेगा, फलां के पास क्या है, इन सब से काफी हद तक आजाद हो जाता है। फिर वो अपनी ऊर्जा उन चीजों में लगाता है जो उसके लिए वाकई मायने रखती हैं, ना कि दुनिया की नजर में सफल दिखने के लिए। तो ये सादगी असल में बाहरी चीजों को कम करके अंदरूनी स्पष्टता बढ़ाने का एक तरीका है। यानी फोकस इस बात पर कि असल में क्या जरूरी है, ना कि जो चमक धमक रहा है। समझ गया। और यहीं पर शायद मानसिकता और लचीलेपन वाला पहलू वो बहुत अहम हो जाता है। किताब साफ कहती है, देखो मुश्किलें तो आएंगी,
आप असफल भी होंगे, नुकसान भी झेलना पड़ेगा। ये सब तो जिंदगी का हिस्सा है, इनसे कोई बच नहीं सकता। यहाँ बात थोड़ी और दिलचस्प हो जाती है। हाँ, दिलचस्प इसलिए क्योंकि किताब का नजरिया बड़ा अलग है। वो ये नहीं कहती कि इन मुश्किलों से बचो या उनसे डरो, बिल्कुल नहीं, बल्कि वो कहती है कि इन्हें एक मौके की तरह देखो। मौके की तरह? किस चीज का मौका? अपने चरित्र को मजबूत बनाने का मौका, कुछ नया सीखने का, अपनी अंदरूनी ताकत को बढ़ाने का। ये सुनने में शायद अजीब लगे, पर सोचिए, जब सब कुछ आसान होता है तब हम शायद ही कुछ सीखते हैं, है ना? हाँ, ये तो है। असली विकास तो चुनौतियों का सामना करने से ही होता है। ये एक मानसिकता का बदलाव है। मुश्किल को मुसीबत न समझकर उसे विकास का एक साधन समझना। पर ये मानसिकता बदले कैसे? मतलब सिर्फ सोच लेने से तो नहीं होता होगा ना? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और इसीलिए किताब कुछ ठोस तरीके या कह लें औजारों का जिक्र करती है, जैसे चिंतन करना। चिंतन? हाँ, यानी जो हुआ उस पर शांति से सोचना, उससे क्या सीखा, क्या अलग कर सकते थे। दूसरा है कृतज्ञता। मुश्किल वक्त में भी इस बात पर ध्यान देना कि आपके पास क्या है जिसके लिए आप शुक्रगुजार हो सकते हैं। ये नजरिए को बदलता है। और तीसरा, शायद सबसे मुश्किल, स्वीकृति। उन सच्चाइयों को कबूल करना जिन्हें आप बदल नहीं सकते। देखिए, ये हार मान लेना नहीं है, नहीं, बल्कि अपनी ऊर्जा वहां लगाना है जहां आप कुछ कर सकते हैं। ये अभ्यास ये हमें मुश्किल समय में भी टूटने से बचाते हैं और आगे बढ़ने में मदद करते हैं। ठीक है। तो मानसिकता बदलनी है, वर्तमान में जीना है, सादगी अपनानी है, ये सब समझ आता है। लेकिन सिर्फ समझ लेना या जान लेना ही तो काफी नहीं होता ना। हम सब जानते हैं कि सुबह जल्दी उठना अच्छा है, पर उठते कितने लोग हैं? यहीं पर शायद अगला मुद्दा आता है, काम करना और अनुशासन। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ज्ञान और कर्म, इसके बीच का फासला अक्सर बहुत बड़ा होता है। ये किताब इस बात पर बहुत जोर देती है कि सिर्फ जानना पर्याप्त नहीं है। भाई, असली बदलाव तो तब आता है जब हम उस ज्ञान को अपने रोजमर्रा के जीवन में उतारते हैं। हाँ, और इसके लिए चाहिए आदतें, लगातार कोशिश और अनुशासन। बिना अनुशासन के अच्छी से अच्छी सोच भी वो बस सोच ही रह जाती है। और शायद इसीलिए, जैसा कि बताया गया है किताब में, कई वो अध्यायों या पत्रों के आखिरी में छोटे छोटे अभ्यास या सोचने के लिए सवाल दिए गए हैं। हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये उन विचारों को सिर्फ किताबी बातें नहीं रहने देते। ये छोटे अभ्यास, जैसे शायद दिन के आखिर में 5 मिनट बैठकर सोचना कि आज क्या अच्छा हुआ, या हफ्ते में एक बार अपने मूल्यों के बारे में लिखना, ये सब उस ज्ञान को व्यवहार में लाने के तरीके हैं। ये वो पुल हैं जो सिद्धांत और अमल को जोड़ते हैं। अनुशासन का मतलब कोई बहुत बड़ा पहाड़ चढ़ना नहीं है यहाँ। मतलब है रोजाना छोटे छोटे सही कदम उठाना, और धीरे धीरे यही छोटी आदतें बड़ा फर्क लाती हैं। तो हमने अंदरूनी दुनिया की बात की, सोच, मानसिकता, अनुशासन, लेकिन क्या ये सब सिर्फ अपने आप तक सीमित है? मतलब बाहरी दुनिया के बारे में किताब क्या कहती है? रिश्ते, दूसरों के साथ हमारा व्यवहार। ये एक और जरूरी पहलू है। बिल्कुल, किताब ये साफ करती है कि ये दर्शन सिर्फ अपने अंदर शांति पाने या मजबूत बनने तक ही सीमित नहीं है। नहीं। ये इस बारे में भी है कि हम दुनिया में कैसे जीते हैं, दूसरों के साथ कैसे पेश आते हैं। अच्छा, रिश्ते निभाना, दयालु होना, ईमानदारी से काम करना, अपने रोजमर्रा के व्यवहार में नैतिक मूल्यों का पालन करना, ये सब भी उतना ही महत्वपूर्ण है। स्टोइकवाद, जिससे ये विचार काफी प्रेरित लगते हैं। हाँ, स्टोइकवाद। हाँ, और स्टोइकवाद एक प्राचीन यूनानी दर्शन है जो तर्क, आत्मनियंत्रण और सद्गुण पर जोर देता है। तो वो सिर्फ अंदरूनी ताकत पर ही नहीं, बल्कि समाज में एक जिम्मेदार और भला इंसान बनकर जीने पर भी ध्यान देता है। ये एक पूरा पैकेज है, अंदरूनी शांति और बाहरी सदाचार। और जिस तरह से ये विचार पेश किए गए हैं उसके बारे में भी कुछ बात करते हैं। बताया गया है कि किताब छोटे छोटे केंद्रित पत्र शैली के निबंधों में है, अक्सर 2-4 पन्नों के। ये तरीका क्यों चुना गया होगा? कोई खास वजह? हाँ, बिल्कुल। इसकी प्रेरणा, जैसा बताया गया, वो सेनेका के मशहूर लेटर्स फ्रॉम अ स्टोइक से है। ये पत्र शैली इसे बहुत निजी और चिंतनशील बना देती है। ऐसा लगता है मानो कोई तजुर्बेकार दोस्त या मेंटर आपसे सीधे बात कर रहा है, अपनी सीख बांट रहा है। हाँ, वो भारी भरकम फिलॉसफी वाली फीलिंग नहीं आती होगी। बिल्कुल, ये भारी भरकम फलसफे को पढ़ने जैसा नहीं लगता, और छोटे अध्याय होने से इसे पचाना और उन पर सोचना आसान हो जाता है। आप एक छोटा हिस्सा पढ़ सकते हैं, उस पर दिन भर सोच सकते हैं,
बजाय एक मोटी किताब देखकर घबराने के। हाँ, ये तो है। और जैसा हमने कहा, कई पत्रों में दिए गए अभ्यास इसे और भी व्यवहारिक बना देते हैं। वो पाठक को सिर्फ पढ़ने वाला नहीं, बल्कि एक सक्रिय भागीदार बनाते हैं। तो अगर हम इस सारी बातचीत का कहने निचोड़ निकालना चाहें, कुछ ऐसी बातें जो सुनने वाले अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश कर सकें, वो क्या होंगी? इस सब का मतलब क्या निकलता है आखिर? हाँ, कुछ मुख्य बातें जो सामने आती हैं वो ये हैं। पहली, अपने मूल मूल्यों को पहचानिए। मतलब आपके लिए जिंदगी में सबसे जरूरी क्या है? ईमानदारी, परिवार, सीखना, सेवा। जब ये साफ होगा ना, तो फैसले लेना आसान हो जाएगा। दूसरे, खुद से ये सवाल पूछने की आदत डालें। क्या ये चीज या ये चिंता 1 साल बाद भी मेरे लिए मायने रखेगी? ये आपको गैर जरूरी बातों से ध्यान हटाने और अपनी प्राथमिकताएं तय करने में मदद करेगा। कमाल का फिल्टर है ये। अच्छा, ये बढ़िया है। तीसरी, अपनी सीमाओं को पहचानना और उन्हें सेट करना सीखें। हर चीज के लिए हाँ कहना बंद करें। अपनी ऊर्जा और अपने समय की रक्षा करना सीखें। विनम्रता से नहीं कहना, ये एक बहुत जरूरी स्किल है। बिल्कुल। चौथी, सरल लेकिन असरदार आदतें बनाएं, जैसे रोज रात को दिन भर की 3 अच्छी बातें लिखना कृतज्ञता के लिए, या दिन में बस 2 मिनट आंखें बंद करके अपनी सांस पर ध्यान देना सचेतनता, या हफ्ते में 1 बार थोड़ा समय निकालकर अपने विचारों को लिखना चिंतन। याद रखें, छोटे कदम ही मंजिल तक ले जाते हैं। छोटे कदम। और पांचवी, उन चीजों को स्वीकार करना सीखें जो आपके नियंत्रण से बाहर हैं। दूसरों का बर्ताव, दुनिया की घटनाएं, इन पर आप काबू नहीं पा सकते। अपनी ऊर्जा इस पर लगाएं कि आप इन पर प्रतिक्रिया कैसे देते हैं। परेशान होने के बजाय शांत रहकर अपना अगला कदम सोचें। ये तो बहुत बहुत ही काम की बातें हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये सब किसके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हो सकता है? कौन लोग हैं जिन्हें इससे सबसे ज्यादा मदद मिल सकती है? मेरे ख्याल से ये उन लोगों के लिए बेहद मददगार है जो आजकल की जिंदगी में खुद को बहुत ज्यादा अभिभूत मतलब ओवरवेल्म महसूस करते हैं, जिन्हें लगता है कि वे एक साथ 10 दिशाओं में खिंचे जा रहे हैं और कुछ भी ठीक से नहीं कर पा रहे। हाँ, ये बहुत आम है आजकल। बिल्कुल, ये उन लोगों के लिए भी है जो सिर्फ बिजी रहने से ज्यादा कुछ चाहते हैं, जो अपनी जिंदगी में ज्यादा गहरा अर्थ और मकसद ढूंढ रहे हैं, जो सतहीपन से ऊब चुके हैं। अच्छा। और अगर कोई स्टोइक विचारों या इस तरह के दर्शन से मतलब नया नया परिचित हो रहा है, तो ये किताब एक बहुत अच्छा और आसान शुरुआती बिंदु हो सकती है, क्योंकि इसकी भाषा सीधी है और सलाह व्यवहारिक है। मूल रूप से ये किसी भी ऐसे इंसान के लिए उपयोगी है जो अपने रोजमर्रा की आदतों और कामों को अपने बड़े जीवन लक्ष्यों के साथ मिलाना चाहता है, अलाइन करना चाहता है, जो चाहता है कि उसका हर दिन उसकी किसी बड़े मकसद की तरफ एक छोटा सा कदम हो। और हाँ, ये एक जरूरी सवाल भी उठाता है कि ये सारे सिद्धांत, ये सारी अच्छी बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन इन्हें अपनी रोजमर्रा की मुश्किलों, अपनी असली जिंदगी की चुनौतियों के बीच लागू कैसे किया जाए, ये जानना और इस पर सोचना बहुत जरूरी है। सिर्फ जानना काफी नहीं, करना महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही कहा। तो कुल मिलाकर अगर हम सार निकालें तो संदेश यही है, अपना फोकस अंदर की ओर मोड़ें, अपनी प्रतिक्रियाओं और मूल्यों पर ध्यान दें, बाहरी शोर और जो भी अव्यवस्था है उसे कम करके जीवन को सरल बनाएं, कल की चिंता और बीते हुए कल के बोझ को छोड़कर आज में जिएं, और जो आपके लिए सच में मायने रखता है उस पर लगातार अनुशासन के साथ काम करते रहें। हाँ, और चलते चलते एक सवाल छोड़ जाती हूँ जिस पर शायद लोग सोचना चाहें। आज की ये दुनिया जो हर पल हमारा ध्यान खींचने के लिए तैयार बैठी है, हजारों नोटिफिकेशन, अनगिनत विकल्प, इस दुनिया में क्या फोकस बनाए रखना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा, कह लें, आध्यात्मिक अभ्यास नहीं बन गया है? या शायद ये समझना कि हमारे लिए पर्याप्त क्या है, ये कोई मंजिल नहीं बल्कि जिंदगी भर चलने वाली एक खोज है, एक यात्रा है। बहुत खूब। उम्मीद है इस बातचीत ने आपको कुछ सोचने को दिया होगा, कुछ नई रोशनी दिखाई होगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक और विषय की गहराई में उतरने के लिए। धन्यवाद।